हेलो बेटा। आज हम पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और समय कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़ने हैं। और न्यूमेरिकल कौन से पढ़ने हैं इस पे आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैंने जो पिछले क्लास में आपको बोला था कि पढ़ाते समय आप या पढ़ते समय जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपना ध्यान से पढ़ाई पर रखें, तभी वो समझ में आएगी कोई चीज़। बेटा अगर मैं पढ़ाऊँ या कोई पढ़ाए तभी समझ में आएगा जब उस बात को आप ध्यान से समझना चाहेंगे। आप समझना ही नहीं चाहते तो समझ में कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूँ। और आज कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं चैप्टर में फिजिक्स में और कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन पे हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो बेटा ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस कॉन्केव लेंस में क्या दिया आपको, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी इस पदार्थ जिसका बना है उस सब्सटेंस का मटेरियल दे रखा है। ठीक है, और इसके दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये एक सरफेस ये। और इस सरफेस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है जो वो 20 cm है, और इस वाले की भी क्या है 20 cm है। यानी लेंस, एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गई। इस बेस पे उसकी दो रेडियस बन गई बेटा। ठीक है, और इसमें करना क्या, आपको साइन ध्यान रखने हैं कि क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि सी ए बी रेडियस पॉजिटिव भी, तो हम लोग पहले ये वाले लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखी R1 इक्वल टू 20 cm। तो R2 जब लिखेंगे बेटा तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे -20 cm। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस पूछ रहा है कि लेंस की फोकल दूरी क्या होगी। एक लेंस था जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या थी 20 है। वर्ड में लिखा अपना, भाई वैल्यू नोट कर रहा हूँ कि मैं नोट करूंगा बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कि एक लेंस है जिसके पदार्थ का पूर्णांक है 1.5 और उसके दोनों पृष्ठों की त्रिज्या कितनी 20 है। तो एक जो सरफेस होता है इसका पॉजिटिव माना जाता है और दूसरा सरफेस क्या माना जाता है, निगेटिव माना जाता है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये दे रखा है, फाइंड करना क्या फोकल लेंथ, कुछ नहीं करना आपको, केवल फार्मूला को ध्यान करने, फार्मूले पर चलिए। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा किसका फार्मूला लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो लेंस के पदार्थ या लेंस की फोकल दूरी क्या लिख रहे हो आप, कुछ बताओ तो टीचर को बताना क्या चाहते हो। लेंस की फोकल दूरी हाई स्कूल नहीं है, ये हाई स्कूल नहीं है, ध्यान रखिए आपका इंटर है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलना था। तो यहाँ पर 1/f ऐसे ही आ गया। n की वैल्यू कितनी थी 1.5 -1 ब्रैकेट में 1/r1 कितना था r1 20 था, माइनस 1/r2 को -20 लिया है क्योंकि सेकंड सर्फेस था, ये पॉजिटिव होता है तो आपने वो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें बताया ये पॉजिटिव होती है बेटा इधर की डिस्टेंस, और इधर वाली क्या होती है नेगेटिव होती है। तो इस बेस पर इसका सेंटर इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दोनों साइन लेते हुए तो 1.5 से 1 माइनस हो गया तो 0.5 बचा। और यहाँ बेटा इनका एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये 20 बन जाए 20 और इस माइनस से माइनस प्लस, तो कितना आ गया आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 में 20, 5 10। तो अब जब f1/f की वैल्यू है f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 cm आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना फोकल लेंथ जो निकाली हमने उसका साइन क्या है पॉजिटिव आ रहा है, साइन आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि लेंस कौन सा रहा होगा, तो उत्तल लेंस। कभी कभी पूछे ना आपको वैल्यू दे देते, यहाँ तो खैर क्वेश्चन नहीं कहा था आपसे, अगर ना दिया होता तो आपको इसका साइन देख के बताना था कि फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव है यानी कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है। और कॉन्केव होता तो निगेटिव होती है। फोकल लेंथ आपको ध्यान रखनी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर इसी क्वेश्चंस में मैं आपसे दूसरी चर्चा करूं कि इसी क्वेश्चंस में आपसे कह देता कि लेंस ऐसा बना था, मैं आपको दूसरा लेंस दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी यही है, लेकिन उसका एक प्लेन है, एक सरफेस क्या प्लेन है और दूसरा क्या है कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं समतल उत्तल। कौन सा लेंस कहेंगे बेटा, प्लेन और कॉन्वेक्स। पहला सरफेस प्लेन है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो इसमें क्या होगा, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 दिया है। और इसके पहला सरफेस जो है वो कैसा है प्लेन है, और प्लेन सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है। और सेकंड सरफेस की उन्होंने दी 20 मान लो, मैंने क्या कहा क्वेश्चन सेम है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
सेम ऐसे ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है इसका प्लेन सरफेस है, समतल पर हुआ तो वो R1 आ गई। अब ये कहे तो सर हमने बोला तो दोनों 20 लेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि उत्तल के जो होते हैं यानी कॉन्वेक्स वाले जो होते हैं बेटा, इस कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स के दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती है, कॉन्केव में सेम होती है, ठीक है। लेकिन ये प्लेन और कॉन्वेक्स है, तो प्लेन कॉन्वेक्स में क्या करना है आपको इस टाइप में लिखना है। अब यहाँ पर भी अपने फोकल लेंथ का फार्मूला लगाया 1/f, तो यहाँ भी n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f नहीं मालूम बेटा, 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 कितना इनफाइट है, और माइनस ये सेकंड सरफेस होगा, तो ये पॉजिटिव हमने ले लिया बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस का 1/20, यानी ये आ गया 0.5 अपॉन में 20, पॉइंट है 0 को लग गया 5 इंजा 5 5 4 जा 20, यानी f इज इक्वल टू -14, यानी किसकी तरह वर्क करेगा, एक कॉन्केव लेंस की तरह वर्क करेगा बेटा। फोकल लेंथ क्या नेगेटिव, यहाँ फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव थी, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलने बेटा हम लोग के पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है कि एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ गिवन होगी, ठीक है, फोकल लेंथ गिवन होगी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, अपर्तनांक भी गिवन है और उसकी फोकल लेंथ भी गिवन है। गिवन क्या नहीं बेटा, हमको उसको डिप कर दिया, सपोज तो एक लेंस है और उस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, और उसको हमने उसकी फोकल लेंथ एयर में जो है वो हमने बता दी कितनी 20 cm है। अब उसको ले जा रहे किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं, लिक्विड में डिप करने पर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.3, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आपने इस बात पर ध्यान करिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आपके लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको आप किसी लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में सब्सटेंस में डुबो रहे हैं, यानी अधिक अपतनांक वाले को कम अपतनांक वाले में डुबो रहे हैं, तो उस वक्त जब फोकल लेंथ आती है उसका साइन क्या पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स की तरह वर्क करता है, यानी उत्तल लेंस की तरह वर्क करता है। और अगर उसे ज्यादा वाले कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक लेंस है जिसको उससे अधिक अपतनांक वाले डुबो दिया गया तो वो किस तरह वर्क करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि लेंस को अगर अधिक अपतनांक वाले डुबो दिया गया है यानी उसको डिप कराया गया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उससे हाई है, जिसमें लिक्विड में डिप कराया गया, अगर लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या है ज्यादा है तो वो कॉन्केव की तरह वर्क करेगा। और जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये कॉन्वेक्स का उत्तर लेंस कितने काम करेंगे ये बताना चाहेगा बेटा, लेंस का कितना है 1 है और ये किसी लिक्विड का है, ये किसी द्रव का अपवर्तनांक है, ठीक है, और ये किसका था, ये लेंस के जो कांच का अपवर्तनांक है, ये कांच का है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बस बता रहा हूँ आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था और ये उस लिक्विड में जिसमें डिप करा गया। यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को n1 मान लेते हैं लेकिन दूसरे को हम लोग n डैश करते हैं, और n2 जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मूला लगाते हैं n1 अपॉन में n डैश, तो n1 कितना 1.5, n डैश है 1.3, पॉइंट हटाना चाहो हटा सकते हो यहीं पर बेटा, तो आपका ऊपर 15 नीचे 13 आ गया, बात क्लियर हो रही है। अब आपको क्या करना है, जो फार्मूला मैंने ये यूज करा है इसी फार्मूले को 2 टाइम यूज करना है, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे आप, जैसे आपने कहा 1/f1 इज इक्वल टू, तो यहाँ कहेंगे n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, फिर एक बार 1/f2 कर दूंगा, तो यहाँ क्या करोगे n2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लेंस का हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहे हैं लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगी, यानी वक्रता दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी रेडियस चेंज नहीं होने वाली है। ऐसे तो बना करके डायरेक्टली मैंने इनको क्या डिवाइड करा दिया बेटा, ठीक है, ऐसे डिवाइड करा दिया गया। अब ये करने से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले ये फार्मूला क्या दिखा देना इनको कि हम वी नो दैट करके बता देना कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं वो इन्हें बता देना, ठीक है बेटा, वी नो दैट हम आपको जानते हैं आप भी हमें जानते हो, तो उस टाइप में यदि बात आ गई कि ये हो रही है और यहाँ पर ये हमेशा क्या कट जाएगा बेटा, और ये F2 कट के ऊपर F1 नीचे, तो ऊपर आ गया F2 नीचे क्या आ गया F1 और ऊपर है n1 माइनस 1 और नीचे है n2 माइनस 1। अब यहाँ पर F2 फाइंड करना है बेटा और F1 20 था, n1 कितना था 1.5 माइनस 1
और नीचे N2 कितना था, N2 आपके पास था ये 15/13 -1, तो यहाँ पर आ गया 0.5 और नीचे एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना 13 आएगा और यहाँ 15 - 13 और ये ब्लड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो F2/20 चल रहा है। अब क्या होगा, तो ऊपर आ गया 0.5 इंटू 13 और नीचे कितना आ गया बेटा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 13 5 जा 65/2 चल रहा है। अब F2 इक्वल टू जब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 6.5/2 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 10 जा, यानी फोकल लेंथ कितनी है भाई सेकंड लेंथ की, सेकंड लेंथ मतलब लेंथ तो वही है बेटा, लेंथ को जब लिक्विड में डिप कर दिया। अब यहाँ देखिए हमने क्या दिखा, जो फोकल दूरी थी उसका जो साइन आया है फोकल लेंथ का वो क्या आया, पॉजिटिव आया। यही आपको बताना यहाँ चाह रहा था कि यहाँ पर लेंथ का इतना उसे कम वाले में डिप करा गया। आपको बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि किसी लेंथ को उससे कम अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो आपके फोकल दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या लिखा, ये क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर कि अगर से लेंस को आप कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले सब किसी लिक्विड में डिप करोगे तो वो वर्क करेगा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है, यानी उत्तल लेंस की तरह वर्क करेगा। हमने कम नहीं तो बेटा, अगर हम इसको ज्यादा पहले इसका 1.3 और 1.5 मीटर होते तो माइनस साइन आता, माइनस साइन फोकल लेंस में किसमें आता है, कॉन्केव माने अवतल होता है। तो किस तरह का, उन्होंने बोर्ड ने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी बेटा आपसे सिर्फ ये दिया कि एक लेंस है उसको उसको उससे अधिक अपना वाले ध्रुव में डुबो दिया गया तो वो लेंस किस तरह का कार्य करेगा। तो लेंस को जब किसी उससे अधिक अपना वाले में डिप करा गया तो उसको क्या हुआ, वो कॉन्केव की तरह वर्क करेगा अवतल लेंस की तरह, और कम में डुबो दिया तो उत्तल की तरह काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ रही है अपने पास क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखी होती है लेकिन फोकल फोकल लेंथ नहीं दे सकती है। मानी पहले मतलब दिए गया कि आपको ये सारी बातें दे रखी थी, तो पहले आप फोकल लेंथ निकालोगी, यही फोकल लेंथ F1 कवर कर जाएगी, ठीक है, यही फोकल लेंथ F1 का कवर कर जाएगी। जब F1 निकालोगे तो फिर यहाँ पर F1 की वैल्यू होगी, फिर वो डिप करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ध्यान से समझिए, एक लेंस है, ठीक है, जिसके पदार्थ का प्रकार यानी जो सब्सटेंस है मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, उसके दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ सरफेस की कितनी है 20 है, ठीक है। जब इसे 1.3 वाले लिक्विड में टिप कर दिया गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमें पहले फोकल लेंथ पहले नहीं मालूम है तो पहली फोकल लेंथ हमने इस टाइप में निकाल ली, फिर हमने ये अप्लाई कर दी कंडीशंस, ये F2 निकल आई। बस में आ रही है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम करते रहे कि क्वेश्चन के पीछे पड़े रहे। टाइम आपके पास एक दिन का मात्र बचत मिल रहा है, उस एक दिन में आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नया क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी सेम ऐसे ही बेटा, यहाँ पर भी कोई लेंस है कॉन्केव लेंस यानी उत्तल लेंस है, जिसका कौन सा लेंस है ये ध्यान जरूर रखा करो, उत्तल लेंस है, ठीक है, और इसका अपूर्णांक कितना है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ सरफेस 20 है। तो अभी क्या होता है, एक पॉजिटिव होती है दूसरी क्या निगेटिव ले ली जाती है। अब कह रहा है इसे इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में क्या डिप कर दिया गया यानी डुबो दिया गया, क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया, डुबो दिया गया, ठीक है, डुबो दिया गया। तो अब कह रहा है उसकी पावर का रेशियो क्या होगा। अब आप एक तरीका भी कर सकते हो कि पहले आप क्या निकाल लो, F2 निकाल लो, F1 निकाल लो, फिर पावर का वो फार्मूला लगा दो P इक्वल टू 100/F, P1 निकला है फिर P2 निकला है, और एक शॉर्ट वे चलता अपना, शॉर्ट वे क्या चलता वो देखिए बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को बात समझ रहे मेरी मेरी क्या है कि एक लेंस है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी हो, ठीक है, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी अपवर्तनांक 1.5 और दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं जो थी वक्रता त्रिज्याएं वो 20 cm थी, तो एक पॉजिटिव थी दूसरी क्या थी निगेटिव होती है। अब कहना कि अगर उसे 1.25 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले यानी अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी जो पावर है उनका रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोग को ये करना है बताना है कि लेंस की फोकस दूरी
का जो फार्मूला था वो था n-1 ऑपरेटर में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसी को फार्मूले को, ये फार्मूला बता दिया हमने। अब तो हम लोग इसको स्टेप बताए, अब हम कह रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, और जब दोबारा लगाएंगे बेटा तो हम लोग कहेंगे 1/f2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r। अब क्या करना है, आपने कहीं पावर का फार्मूला पढ़ा होगा 1/f, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है तो पावर का फार्मूला है, ये पावर तो है ही बेटा, यही तो पावर है, ये भी पावर है। तो इसको अगले स्टेप में मैं यही डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको डिवाइड किया मैंने और ये बन गया, तो इसे मैं क्या कह दूँ P1, इसे क्या कह दूँ P2। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ये और ये फिर कैंसिल हो गया। ठीक है, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1, इसी को बोलो शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक कर दिया। इंटर शॉर्ट ट्रिक तो चलता है बेटा, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए, मार्क्स तभी मिलेगी जब आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई बात समझ में? नहीं समझो कि नहीं? क्या करना है यहाँ पर बेटा, ये जो पहला एक्सपेरिमेंट n1 है, तो क्या सेकंड वाले को n2 मानते हैं हम? नहीं मानते हैं, सेकंड वाले को हम n डैश मान रहे थे। क्या मान रहे थे? n डैश, क्योंकि n2 मैंने अभी आपको बताया कि n2 हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो n1 जो 1.5 है उसके अपॉन में 1.25 कर देंगे, जीरो बढ़ा करके पॉइंट हटा देंगे। कट करना चाहिए, कट भी कर सकते हैं, जैसे 25 6 या 25 5 या, आप जितनी कैलकुलेशन शॉर्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा बेटा। तो जैसे भी मैंने ये करा था, मैंने भी ये करा था, कहा गया ये गया, जैसे ये करा था वैसे उसमें कर देना है। बस आपने, मैंने यहाँ भी n1 देखो माना, जिसमें डिप करा गया उसको n डैश करा गया, यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान करना है। क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन में क्लू वर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसमें डिप करा गया उसे n डैश मानना है। n2 कैसे निकलता है, n1 अपॉन n डैश से निकलता है। जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, तब वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमने उनको 1/f को पावर कह दिया, ये पावर सेकंड आ गई। अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इनका मेरे को कोई लोड नहीं, जरूरत ही नहीं थी, अगर वैल्यू रख भी दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू n1 कितना था, n1 था अपने पास कितना था बेटा 1.5 माइनस 1 अपॉन में n2 कितना है, n2 कितना है, तो n2 बेटा ये था 6/5 माइनस 1/1 कर लेंगे, तो यहाँ देख 0.5 और इसका एलसीएम लिख सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ देगा 5 6 माइनस 5 1, और ये 5 फ्रंट के ऊपर चला जाएगा 2.5 और में बचेगा 1, पॉइंट हटा दीजिए, 0 ला 5 5 या 25 5 2 या 10, तो P1 रेशियो P2 जो पूछ रहा था वो हमसे, तो 5:2 आ गया था। बस नहीं बेटा, बस नहीं है। ऐसे ही मैं कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हूँ। एक वो क्वेश्चन थे अपने पास जहां पर पावर दी होगी, जैसे P1 दी है +5 डायोप्टर और दूसरे लेंस की पावर दी है -3 डायोप्टर, और कॉम्बिनेशन की पावर लेंस क्या है, संयोजन की क्षमता क्या है, या संयोजन की फोकस दूरी क्या है, तो वहां पर हम लोगों ने ये लगाया बेटा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P ऐसे था बेटा, P1 था आपका +5 डायोप्टर, ठीक है, ये +5 था, और प्लस P2 था -3, तो 5 - 3 कितना है, प्लस का 2 डायोप्टर, ये आ गई, ये पावर आ गई किसकी, कुछ कॉम्बिनेशन, जब दो लेंस वाली बातें करते हैं दोनों लेंस की आ गई अपनी। अब क्या करना बेटा आपको, यहाँ से आपको निकाल लेना P इज इक्वल टू 100/f। कब निकाल लेना है, जब आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा, फोकल दूरी पूछ रहा कि फोकल दूरी कितनी होगी, तो f इज इक्वल टू क्या कर देंगे 100 में p, तो f इज इक्वल टू 100 में p की वैल्यू 2, तो 2 से कट जाए 50 टाइम, और प्लस में आ रही है, यानी उत्तर लेंस है बेटा। बात सुना रही है, क्लियर है, कोई डाउट है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ से उठा कर स्टेटस है तो मैं ये बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको संभालना पड़ेगा बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस वाले क्वेश्चन, जहां पर दो लेंसों को जोड़ करके एक लेंस बनाया गया, उस लेंस से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा गया, ऑब्जेक्ट रख दिया गया, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, या वो लेंस जो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, दो अलग अलग फोकल लेंथ के थे, हो सकता है एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव होगी तो फोकल लेंथ निगेटिव लेनी पड़ेगी, कॉन्वेक्स होगी तो फोकल लेंथ क्या लेगी, पॉजिटिव। इन सब बातों ध्यान रखना पड़ेगा। अवतल की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव, और उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। साइन जरूर ध्यान रखें बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा अवतल है
उत्तल है। अब इस बात को नहीं पकड़ पाओ तो क्वेश्चन आपको लपेट देगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस, जैसे मैंने क्वेश्चन नोट करा ना, दो लेंस है, ठीक है, दो उत्तल लेंसों को जोड़ा गया और इनको संयोग करके एक नया लेंस बनाया गया, और उस पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 30, पहले उत्तल लेंस की फोकल दूरी 30 है, दूसरे की फोकल लेंथ फाइंड करनी बेटा, लेकिन कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है, यही वर्ड पकड़ने हैं, संयोजन की फोकल दूरी, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, संयोजन की फोकल दूरी का कितनी होती है, संयोजन किसे कहते हैं, जो दोनों कंबाइंड हो गए, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ रहा है, गिवन है बेटा आपको, और सेकंड वाले पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ड्राइव करा था फार्मूला, यानी आपको F1 कितना आया, F1 जो आपका आया बेटा वो 30 cm आया, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, इसलिए पॉजिटिव अगर कॉन्केव होता भी तुरंत निगेटिव लगा देते टाइम। F2 फाइंड करने के लिए कह रहा हमसे, ठीक है, F2 का क्वेश्चन मार्क है, और जो फोकल लेंथ है वो 15 है। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला 1/F1 प्लस 1/F2, तो F जो है अपने पास बेटा वो कितनी है 15 है, F1 कितनी है 30 है, F2 फाइंड करना था, तो हमने क्या करा, इसको ट्रांसफर कर दिया, 1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/F2, एलसीएम ले लिया 30, 15 टू जा 30 बन जा 1/F2, तो F2 की वैल्यू आ गई बेटा 30 cm। अब अगर इसकी पावर पूछ रहा है कि F2 की पावर कितनी होगी, तो पावर P का फार्मूला cm में बेटा, तो cm में चलता है 100/f, अगर मीटर में होती तो 1/f लगा देते हैं, तो 100/30 जीरो जो कैंसिल, तो पावर कितनी आ गई प्लस 10/3, डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड पॉइंट भी निकाल दें या ऐसे ही रखते हैं, वो आपकी इच्छा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दी थी, संयोजन की फोकल दूरी दे रखी थी आपको, सेकंड वाली पूछ रहा था एक लेंस, अगर वो कह देता कि दो लेंस हैं, एक अवतल है एक उत्तल है, उनको कंबाइन किया गया, तो पहला वर्ड कॉन्केव कह, क्या कह रहा, पहला वर्ड कॉन्केव है, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है निगेटिव होती है, दूसरा उत्तल है तो उसकी पॉजिटिव होगी, या पहला उत्तल है दूसरा उत्तल है, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, वर्ड और क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए, अन्यथा तो आपके दिल में जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत भयानक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें बेटा, कॉन्केव कॉन्वेक्स पे, कॉन्केव की फोकल लेंथ निगेटिव है और कॉन्वेक्स ही निगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, अवतल की क्या है, ऋणात्मक साइन लेना, माइनस साइन लेना, और उत्तल में पॉजिटिव साइन लेना, यहाँ दोनों मेरे कॉन्वेक्स थे यानी दोनों उत्तल थे, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फिर से, जिसमें क्या हो रहा है कि दो लेंस पे रखे बेटा, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 है, दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी है 20 है, कहने का मतलब है दो पतले लेंस हैं, वहां वर्ड यूज जरूर होगा, दो पतले लेंस, दो थिन लेंस हैं, है ना, जिनमें से दोनों की फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ फर्स्ट वाले की भी कितनी है 20 है, और सेकंड वाले की भी कितनी है 20 है। अब कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन से 20 cm डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये क्या आपने पास बेटा, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे हम लोग, यानी यहाँ पे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने रफली ऐसे, मुझे क्वेश्चन नहीं नोट करना इसलिए रफली ऐसे कर दिया बेटा, तो u आपका जो आ गया वो भी -20 आ गया। अब आपसे क्या कहना v कितना होगा, तो v और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर भी पहले हमने यही अप्लाई करा, क्या अप्लाई करा, संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी क्या करा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f हमें फाइंड करना है बेटा, f1 मालूम था 1/20, f2 भी 1/20, यानी एलसीएम लेते हुए 2/20, तो आपका ये 1/f की वैल्यू कितनी आ गई 2/20। अगर हम f इक्वल टू निकालते हैं तो क्या देगा बेटा 20/2 यानी 10 cm, और वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, यानी ये कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है। जो कॉम्बिनेशन किस तरह वर्क करेगा, कल कोई पूछ ले कॉम्बिनेशन लेंस किस तरह वर्क करेगा, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस किस तरह कार्य करेगा। अब अपने पास एक हाई स्कूल वाला लेंस की फोकस दूरी लगा दे बेटा, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो वहां पर क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हमने निकाल लिया बेटा 10। ठीक है, 1/v फाइंड करना है, माइनस 1/u वैल्यू कितनी -20 है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इक्वल के इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/v,
तो इनका एलसीएम कितना है 20, 10 टू जा 20 बन जा 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी है बेटा 20 cm आ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा, क्लियर हो रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी हो वैल्यू बदल देंगे आपको, यहाँ पर फोकल लेंथ कुछ और, यहाँ क्वेश्चन क्या कर सकता है आपके साथ, यही तो कर सकता है कि आपके दो लेंस हैं, दोनों लेंस को बदल देगा, एक उत्तल एक अवतल। आपको ध्यान रखना कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव कॉन्केव नेगेटिव फोकल लेंथ में, यहाँ दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स हैं, इसलिए ऐसा कर सकता बेटा। और ये डिस्टेंस बदल देगा 20 के बाद 30, 50, 2 मीटर 3 मीटर। तो ये पूछे इमेज की कहाँ फाउंड होगी, इमेज कहाँ फाउंड होगी, तो इमेज फाउंड कैसे निकालना, ऐसे निकालना, पहले कॉम्बिनेशन लेंस की फोकल लेंथ निकालो, यानी संयोजन की फोकल दूरी, फिर वो निकालना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम कहते हैं कि एक प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल कितना ए है, प्रिज्म एंगल भी कितना है ए है, और उसका मिनिमम डिविएशन एंगल भी ए है। एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण है अल्पतम विचलन कोण भी, इसे अल्पतम विचलन मिनिमम डिविएशन एंगल या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, और ये प्रिज्म एंगल है, दोनों ही समान है या दोनों ए है, ऐसे कुछ कह दिया। कोई कहते दोनों समान है तो नेगलेक्ट कर रखा होगा, अगर गिवन है कि दोनों ए है तो ए कर लिया। अब पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना होगा, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपनांक चाहिए ना बेटा आपको, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n = साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और उसके अपॉन में क्या आएगा साइन a अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा आपको, बेटा क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है बेटा ना। अब क्या करना आपको, यहाँ पर n ऐसे ही रहेगा बेटा, साइन भी ऐसे लिखा रहेगा, a की वैल्यू कितनी a ही है, और डेल्टा m की वैल्यू भी a है अपॉन में 2, और नीचे क्या चल रहा है साइन a/2, ऐसे ही चलेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा a और a 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n = क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन a, और नीचे क्या चल रहा होगा साइन a/2। अब हमने मैथ में पढ़ा रखा है एक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला साइन a का, जो कि क्या होता है 2 sin a/2 * cos a/2। तो यहाँ पर फार्मूला खोल देंगे हम लोग, n = sin a/2 * cos a/2, और नीचे क्या जाएगा 2, नीचे चल रहा आपका पहले ही बेटा साइन a/2, तो ये कट गया। n = कितना आ गया 2 cos a/2। अब यही इसका आंसर है। अब ये ना कहना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े, जब आपने हमें जैसी वैल्यू दी है, जैसा देश वैसा भेष, जैसे आप बिहेव कर रहे हो वैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ये आपके साथ क्या रहा है, दोनों आपको फाइन थे बेटा, उसी बेस पे निकाले, ऐसे ही आंसर इसका आएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही आपको एक प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल ए है, ठीक है, और साथ में बता दिएगा बेटा जो इंसिडेंट एंगल है, यानी आपतन कोण जो है वो बता दिया गया प्रिज्म एंगल का 3/4 है, यानी 3/4 है। जो आपतन कोण है प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो इस प्रिज्म एंगल का क्या कर दोगे 3/4, यानी 3/4 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या लगाना बेटा आपको, डेविएशन एंगल ही फाइंड करना है, तो डेविएशन एंगल का जो फार्मूला होता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल का, आपतन कोण का क्या फार्मूला था, जब ड्राइव करा आपने तो आपने क्या पढ़ा वहाँ पर I = a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तो यहाँ a की वैल्यू I की वैल्यू में फाइंड है ना बेटा, कितनी है 3a/4, और a रहेगा बेटा, डेल्टा m रहेगा अपॉन में 2 को इनटू में देंगे, तो 3a/4 × 2, यहाँ a प्लस डेल्टा m बचा बेटा, 2 × 2 = 4, यानी कितना आ गया 3a/2 - a = डेल्टा m। तो ये बच गया आपका a/2 = डेल्टा m, फाइन हो गया। बात सुनाई बेटा। अब एक आपको नया क्वेश्चन देने चल रहा हूं, जिसमें प्रिज्म एंगल दिया है 60 डिग्री, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री है, और डिविएशन एंगल जो अल्पतम विचलन कोण है वो 30 डिग्री है, और फाइंड करना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फाइंड करना इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण फाइंड करना है, अपवर्तन कोण फाइंड करना, निर्गत कोण, यानी किस एंगल पर रे बाहर जाएगी, कितनी मात्रा को 3 का, ठीक है। निर्गत कोण आपतन कोण को ही कहते हैं,
जिस एंगल से आती है उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। क्यों आप इधर I1 मानते हो, उधर I2 मानते हो, अगर ड्राइव को ध्यान होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इनको निकाल दिया बेटा क्या, I की वैल्यू। आपने I पहले पूछा तो हमने I का फार्मूला A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, तो I निकल आया। A कितना था अपने पास 60, डेल्टा M 30 अपॉन में 2 यानी 90 अपॉन में 2 कितना आ गया 45। ये आपका आपतन कोण आ गया, ठीक है। और अपवर्तन कोण अगर चाहिए आपको तो A अपॉन 2 कर देंगे, यानी 60 अपॉन 2 कितना 30। और निर्गत कोण पूछ रहा है, निर्गत कोण के यहाँ निर्गत कोण होता है तो इंसिडेंट आई कोई कहते हैं, आई कितनी थी मेरे पास 45। और अगर आपसे अपवर्तनांक पूछा होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो तरीके निकल सकता है। एक तो आपने इतने बड़े कार्य कर लिए, आप चाहो तो इसमें लगा दो साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि आपको आई आर मालूम है बेटा। तो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू 45 और साइन आर की वैल्यू 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 1/2, ये प्लस ऊपर आ जाएगा, यानी इक्वल टू आ जाएगा 2/√2। कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा √2। और एक तरीका अगर ये बातें आपसे ना पूछी गई थी तो आप डायरेक्टली एन का ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। अगर डायरेक्टली पूछा तो मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो आप प्रिज्म का वो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला अप्लाई करके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। अब बात करें किसमें बेटा, प्रिज्म दो टाइप के अपने सिलेबस में है, एक नॉर्मल प्रिज्म, ठीक है, उसका प्रिज्म एंगल अक्सर 60 है, और एक प्रिज्म वो है जिसका प्रिज्म एंगल क्या है बहुत स्मॉल है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा डेविएशन एंगल कितना होगा उसका, विचलन कोण कितना होगा, यह किसकी कंडीशन है थिन प्रिज्म की। एक थिन प्रिज्म है बेटा, थिन प्रिज्म किसे कहते हैं, जिसका प्रिज्म एंगल 10 या 10 से बिलो हो, 10 या 10 से कम हो। नहीं अपना क्या कौन सा थिन प्रिज्म, यानी पतले प्रिज्म की अपनी कंडीशन। पतले प्रिज्म में बहुत सिंपल क्वेश्चन पर पहचानना चाहिए, उसमें लिखाओ एक पतला प्रिज्म और थिन प्रिज्म। जैसे थिन प्रिज्म या पतले प्रिज्म की बात करें तो आपके माइंड में यह फार्मूला दौड़ जाना चाहिए, कौन सा विचलन कोण वाला n-1 ब्रैकेट क्लोज a। ये फार्मूला जैसे आपके माइंड में दौड़ेगा तो आपके माइंड में एक बात और दौड़ेगी कि आपको तीन बातें मालूम है इसमें, डेविएशन एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल, यानी विचलन कोण, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण, तीन चीजें मालूम है। तीन में कोई दो ही मालूम है, फार्मूला क्यों लगा रहे हैं कुछ फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए कम से कम दो वैल्यू मालूम चाहिए। जैसे मैंने कहा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना 4 है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो यहाँ वैल्यू डेविएशन एंगल पूछ रहा था ना बेटा, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू रखी 1.5 - 1 और प्रिज्म एंगल कितना 4 डिग्री, तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 या 20, ठीक है। और अगर इसी के भाई से मिलना चाहो तो इसका भाई क्या है, जिसका डेविएशन एंगल था 10 डिग्री बेटा, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 1.5, तो कह रहा फाइंड द प्रिज्म एंगल। ये भी थिन प्रिज्म है, पतला प्रिज्म में भी था, पतला प्रिज्म में भी बड़ा, पतले प्रिज्म की कंडीशन को ध्यान रखें आप। यहाँ पर भी वही बात आपके पास कौन सी आ गई, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट क्लोज a। पहले से आप वैल्यू तो रखना है बेटा, वैल्यू रखना आपको आता है, कंडीशन ध्यान करो। मैं क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चन के तरीके पढ़ने हैं, तरीके पढ़ो और निकलते चलो, क्योंकि उलझना नहीं है, हमें बहुत दूर चलना है। तो बहुत दूर लड़ाई के लिए हमें तरीकों को समझते हुए चलना, आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे बेटा, केवल यही नहीं बचा है, ठीक है, फ्यूचर में भी काम आएंगे, क्योंकि साइंस साइड पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई आर्ट साइड नहीं कि कंप्यूटर सीख के कल को कहीं अकाउंट की जॉब पकड़ लोगे, या कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो कि कॉमर्स कहीं गए कोई कॉमर्शियल अकाउंट वगैरह अकाउंटेंसी सीख ली और चले गए। साइंस साइड बच्चा है, साइंस साइड पढ़ने का महत्व क्या रह गया आपका, तो उस बात को समझिए, तरीके को समझिए, ठीक है। अब नया क्वेश्चन आ रहा है कि एक प्रिज्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 है, इसको इस लिक्विड में डिप करने जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना 4/3। एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है 3/2 और इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया गया। अब यहाँ पर भी क्या आने वाला बेटा, तो इसे हम लोग कहेंगे जब सॉल्व करने चलेंगे बेटा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 कहलाता है, लेकिन दूसरे को भी हम लोग लेंस वाले क्या कहते हैं n डैश कह रहे थे, तो यहाँ भी उसे n डैश करके नोट कर लेना 4/3, और n2 जब निकालेंगे तो n1 अपॉन में n डैश कर देंगे 3/2 अपॉन में 4/3
3 3 3 9/8 आ गया। अब प्रॉब्लम्स क्या आएगी, एक का दिया होगा तो दूसरे का होगा, या कभी कभी प्रूफ करने के लिए कह देता है, कुछ नहीं कहता प्रूफ करो, तो प्रूफ में क्या करना आपको ये फार्मूला बताना, चूंकि डिविजन एंगल का जो फार्मूला है वो n-1 ब्रैकेट क्लोज ए होता है बेटा। तो इस बेस पर अगर इसको 1 2 कन्वर्ट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कन्वर्ट कर दें तो यहाँ क्या आने वाला n1 - 1 ब्रैकेट अपॉन में n2 - 1 ब्रैकेट क्लोज ए से कैंसिल, ना में डेल्टा 1 गिवन है ना डेल्टा 2 गिवन है। n1 गिवन था 1.5 नहीं सॉरी 3/2 1.5 ही है बेटा वो, और नीचे क्या था 9/8 - 1, जब इसके एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2 यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ गया 1/8, तो 8 अपॉन में 2 2 4 जा 8। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा डेल्टा 2 पूछा जाता है, डेल्टा 2 कितना 1/4 डेल्टा 1। तो आपसे कह रहा होगा कि प्रूव करो कि विचलन कोण, प्रारंभिक विचलन कोण का कितना हो गया 1/4 हो गया। बात क्लियर हो रही बेटा, यहाँ पर अगर वैल्यू दी होती है वैल्यू रख देते डेल्टा 1 की उम्मीद, ठीक है बात समझ रही। अब आपको पढ़ा रहेगा कलर की बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में 3 कलर पर चर्चा हो रही है, बैगनी, लाल और पीला। बैगनी को हम लोग क्या कहते हैं वायलेट, रेड और येलो। अब आते हैं बेटा इनमें 3 चीजें होती हैं, एक तो इनके अपवर्तनांक की बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो जो ये वायलेट कलर है उसको हमने NV लिखा, रेड वाले को NR और येलो को NY। और विचलन कोण जो थे बेटा आपके पास, विचलन कोण यानी डिविजन एंगल, तो इसका डेल्टा V, इसका डेल्टा R, डेल्टा Y और प्रिज्म एंगल यही रहेगा बेटा। ये बातें अगर ध्यान कर ली तो आपने समझ लो चैप्टर को निपटाने के लिए तैयार हो गए। अगर ये बातें आपको ध्यान हो, बैगनी को क्या अपवर्तनांक को NV, लाल वाले को NR, पीले वाले को NY, बैगनी के विचलन कोण को डेल्टा V, लाल वाले को डेल्टा R, पीले वाले को डेल्टा Y, तो क्या करना आपको ये बातें पूछेंगे, डिस्पर्जन पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता बेटा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। और एक ये बेटा हमने कोणीय प्रक्षेपण, तो जब वैल्यू हमने पहचान ली तो वैल्यू फार्मूले में रखनी है बेटा, रख लेंगे कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला। बस आपको ध्यान रखना है कि वायलेट कलर वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ये NV कर रहे हैं, रेड वाले को NR कर रहे हैं, येलो वाले को NY कर रहे हैं। ऐसे डिविजन एंगल क्या है, वायलेट वाले का डेल्टा V है, रेड वाले का डेल्टा R है, पीले वाले का जो येलो वाले का डेल्टा Y हो गया। कभी कभी पीले वाले का नहीं दिया जाता है, जब ना दिया हो पीले वाले का तो ऐसे निकाल लेना, क्या निकाल देंगे हम लोग NY = NV + NR अपॉन में 2 तरीके पर चले और आगे बढ़ते रहे, ओके। तो बेटा ये अपना नया क्वेश्चन है, कहाँ से, टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में 2 फोकल लेंथ होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस की और एक आई लेंस की। 2 लेंस होते हैं उसमें, एक तरफ से हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट जिधर रखा होता है और एक तरफ आई जिधर लगी होती है भाई, तो आई वाले लेंस की फोकल लेंथ को फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट वाले को FO। तो ये लिख रखा बेटा। अब दर्शक लेंस की फोकल दूरी यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ 200 है और आई लेंस की फोकल लेंथ 5 से है। अब कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, कितना जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, लास्ट में कहाँ बने इनफाइनाइट पर बने। तो यहाँ पर अपना फार्मूला तो M = D/F और D की वैल्यू भी मालूम बेटा, सॉरी -F/, सिंपल माइक्रोस्कोप कर लीजिए जरा, ठीक है। -F/F -200 अपॉन में 5 से कट जाएगा बेटा -40। ये माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज आपकी उल्टी बन रही है बेटा, जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है। अगर माइनस कभी हटाना तो हटा भी सकते हैं, इमेज अगर आपकी सीधी बन रही है। और ये आपका अंतिम प्रतिबिंब जब इस पर न्यूनतम दूरी बनेगा तो M = आएगा -FO/FE और ब्रैकेट में 1 + FE/D, ठीक बेटा। FE क्या है, इसी को कहते हैं स्पष्ट तीव्र दूरी, यानी क्लियर विजन की जो डिस्टेंस है वो 25 cm होती है बेटा। तो यहाँ पर D अपने पास आ गया, M भी मालूम, हमें सारी वैल्यू मालूम, रखने का कोई बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी मैं रख रहा हूँ। और 1 + FE की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 25 है, 5 × 5 5 × 25, ओह माय गॉड, ठीक है, 5 × 5 = 6, ये -40
इंटू 6/5, 5 8 40, 8 6 -48 निकल आया बेटा। इसी का एक और है बेटा अपने पास, जहां पर हमारे पास क्या था, तो बेटा इस क्वेश्चन को एक ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर क्या दिया होता है, m दिया होता है, यानी आवर्धन क्षमता जैसे दी 50, और जो लेंथ दे रखी टेलीस्कोप की, दूरदर्शी लंबाई है वो दे रखी मान लो 80 सेंटीमीटर, तो कहेगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ एंड आई लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो वहां पर पहले हमने m इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ लगा दिया बेटा। m की वैल्यू कितनी 15 है, ना ही हमें एफ मालूम ना ही हमें एफ मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, एफ ओ की वैल्यू कितनी आ गई 15, एफ ही आ गई। बात क्लियर हुई। अब इसी को हम लोग सेकंड पार्ट में लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे, एफ ओ प्लस एफ ई। तो लेंथ अपने पास मालूम हमें बेटा 80, एफ ओ कितना था 15 एफ ई, और प्लस एफ ई कितने एफ ई हो गए 16 एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 80, तो एफ ई कितना आ गया बेटा 80 अपॉन में 16, 16 5 जा 80, एफ ई आ गया। और बता देंगे एफ ओ इज इक्वल टू 15 एफ ई था, तो 15 इंटू एफ ई वैल्यू 5, 15 5 जा 75 cm, ठीक है। अब ये न्यू क्वेश्चन जो आ रहा है, जैसे डायमंड है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया रखा है, क्या दे रखा है, तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, यानी हीरे का पूर्णांक 2 है, और पूछ रहा उसकी चाल क्या होगी, हीरे में उसकी चाल क्या होगी। तो ये नॉर्मल बेटा हाई स्कूल लेवल क्वेश्चन है, हम लोग ने पढ़ा था स्कूल में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, पूर्णांक n इज इक्वल टू c अपॉन v, हमें क्या फाइंड करना v, तो v इज इक्वल टू c अपॉन में n, c कितना है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और जो अपने n है बेटा वो 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉल्व हो गया बेटा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो बता रहा है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, लैम्डा है, कुछ भी दे सकते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा 4000 एंगस्ट्रॉम है सपोज करो, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो पूछा जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, सॉरी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ठीक है। वेवलेंथ इन वाटर क्या है, वेवलेंथ किसमें फाइंड करना, वाटर में वेवलेंथ कितनी, जल में तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो प्रकाश में तरंगदैर्घ्य रखेगी निर्वात में, और यहाँ जल में पूछी है, तो यहाँ पर बेटा लैम्डा डब्ल्यू का जो फार्मूला बनेगा लैम्डा अपॉन में एन, लैम्डा डब्ल्यू मालूम बेटा आपको, ठीक है, और लैम्डा वैल्यू कितनी 4000 या 6000 जितनी भी दी हो तो ये रख देना बेटा, और अपॉन में क्या कर दोगे एन की वैल्यू कितनी है 1.5, पॉइंट आउट 0 बढ़ा दोगे और डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट में आइए डिवीजन कर लेना बेटा, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कांच के पदार्थ का पूर्णांक है, अब पूछा चाल कितनी, तो यही तरीका फिर अप्लाई करेंगे बेटा, n इज इक्वल टू c अपॉन v, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा c अपॉन में n, c कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और नीचे आएगा 1.5, पॉइंट का 0 उड़ा दे 15 2 30, तो आंसर कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निकल आई स्पीड, ठीक है। अब न्यू क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेटा, 2 वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, 2 तरंगे जिनके आयाम का अनुपात है 4:3, और उनकी अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेट कर लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, क्या लेट कर लिए a1 को a और a2 कितना लेट कर लिए, a1 को 4a, सॉरी a1 4a बनेगा आपका बेटा, a2 कितना बनने जा रहा है 3a, और i max अपॉन i min पूछ रहे हैं, तो हमारा फार्मूला है बेटा i max a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन में था a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a1 कितना था अपना a1, तो a1 था 4a, a2 था 3a का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 4a माइनस 3a का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया 7a और नीचे आ गया a से कैंसिल हो गया बेटा, 49/1 आ गया स्क्वायर करने पर, यही आपका रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बन गया। बात समझ रहे हैं, आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो था वो यही बनेगा, ठीक है। इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेना 49:1, ये क्लियर हो गया। और एक ये बेटा जहाँ पर इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, तीव्रता का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है आपको
रेशियो दे रखा, किसका दे रखा है, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा, आपको कितना दे रखा है 4:9। यहाँ भी आई मैक्स आई मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया बेटा कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसी को बेटा हमने कर दिया I1/I2, और यहाँ क्या बन गया A1/A2 का होल स्क्वायर। I1/I2 आपको गिवन है बेटा 4/9, तो यहाँ पर क्या गया A1/A2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का एक रूट चला जाएगा 4/9, A1/A2 का रेशियो फाइंड हो गया, कितना फाइंड हो गया 2:3 फाइंड हो गया। अब यही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, वहां पर 4:3 था 2 करना, लेकिन आपको आगे यही बेटा, अब आगे क्या करना, यही करना I max अपॉन I minima, तो इस टाइप में निकाल देंगे लोग, इतना एक्स्ट्रा करना तो मैंने कर दिया। उसके बाद आपको यही रिपीट कर देना, यहाँ पर यही फार्मूला रिपीट कर देना है वैल्यू चेंज करते हुए, ठीक है। अभी अपने पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा कि जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी बोर कक्षा की रेडियस है, बोर कक्षा है जिसकी रेडियस है 0. फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और आपसे कह रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट कहते ही आपके माइंड में नंबर उसका दे रहा है n=1। अब आपसे कहे थर्ड बोर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो दूसरी रेडियस पूछ रहा आपसे, लेकिन बोल के ना थर्ड बोर ऑर्बिट, तो यहाँ पर r प्रोपोर्शनल था n², तो यहाँ भी बना दिया R1/R2 = n1/n2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 अपने पास क्या गिवन है, R1 है 0.53, R2 गिवन नहीं है, n1 कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर क्या 1/9, 9 का इंटू करा देंगे बेटा R2 फाइंड हो जाएगा, क्या R2 फाइंड हो जाएगा यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 9 3 का 27, 9 5 का 45 और 2 47, डेसिमल के 2 डिजिट। इस तरह क्वेश्चन के पीछे मत पढ़िए, क्वेश्चन में एक ऑर्बिट की रेडियस दी है, आप उसे वर्ड पढ़िए, जैसे उन्होंने कहा प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो n की वैल्यू 1 हो गई, तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या फाइंड करनी है तो हमने उसका इनको 3 कर दी, अगर आपसे कहता सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस है तो हम n की वैल्यू 2 कर देते हैं, वो कहता फिफ्थ की फाइंड करो n की वैल्यू 5 कर देंगे, वो कहेगा थर्ड की इतनी है तो उसे थर्ड कर देंगे, वो कहेगा हमें 7 की फाइंड करो तो हम सब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के तरीके ऊपर ध्यान दीजिए, इस टाइम में कुछ भी कहे बेटा तो ऐसे ही चलते रहना हमको, ठीक है, बस में आ रही है। तो बेटा अब अपना नया टारगेट क्या रहा है, यंग एक्सपेरिमेंट आ रहा है। यंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, पहले आप यंग एक्सपेरिमेंट की उस बातों को समझ लीजिए। अगर आपने इन बातों को समझ लिया बेटा, यहाँ पर आपका क्या एक लाइट सोर्स था, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपके पास एक शील्ड थी, शील्ड की डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मानी थी d, और शील्ड से स्क्रीन एक थी, पर्दा था आपका XY बना गया इतना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है कैपिटल D होती है। अब आपके पास यहाँ पर पूछा गया क्या कि फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी बेटा, तो W का जो फार्मूला था वो था d λ/d। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये तो विड्थ हो गई बेटा, विड्थ हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, और d क्या है आपका शील्ड से पर्दे की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन शील्ड एंड स्क्रीन जो है कैपिटल D है, और स्मॉल d क्या है, ये स्मॉल d क्या है, जो शील्ड है उसकी चौड़ाई है, विड्थ ऑफ शील्ड है। अब आपको कहते हैं एक शील्ड है जिसकी चौड़ाई हमने कह दिया आपसे कि 0.5 mm है, तो आप ध्यान रखिए फिजिक्स आपकी mm में नहीं चलती, फिजिक्स मीटर में चलती बेटा, तो 0.5 × 10⁻³ क्या कर दिया 0.5 × 10⁻³ मीटर कर दिया, और कह रहा है स्क्रीन तक की दूरी, यहाँ शील्ड से पर्दे तक की दूरी कह रहा है कैपिटल D = 2 मीटर कह रहा है, ठीक है, और जो वेव है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको क्या करना है बेटा कि 4000 को ऐसे ही रखना है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर हो गया। चाहो तो यहाँ से तीनों जीरो को 3 पावर में कन्वर्ट कर लो, 3 जीरो है 3 पावर बनेगी, 3 पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, 4 × 10⁻7 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, W पूछा गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, क्या बेटा नहीं कर पाएंगे, फार्मूला अप्लाई होगा ना आपका W = d λ/d, ठीक है, और यहीं पर d की वैल्यू हमने कितनी 2 है, लैम्डा कितना 4 × 10⁻7, और स्मॉल d कितना था आपका, तो स्मॉल d था 0.5 × 10⁻3, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 ही हो गया बेटा, और ये जब ऊपर आया तो 7 से पावर माइनस हो गई, बची कितनी 4, इतने मीटर आ गया।
अब क्या बुक वाले कभी कभी क्या पागल हो जाते हैं, क्या पागल हो जाते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पॉइंट लगा दिया, -3 मीटर करा, ठीक है, और पावर को कहीं हटा दिया उन्होंने, तो कह दिया 1.6 mm आ गया। बच्चा सोच रहा मेरा आंसर नहीं आया, आप मीटर में स्लाइड थे, mm में उन्होंने दे रखा है, ठीक है। कभी कभी यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछने लगते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो उस वक्त बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर एन यूज कर लेना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन यूज कर लेना, ठीक है। अगर जिन क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें वहाँ एन यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने पास क्या आती है, दो बातें फिर आती है बेटा, फ्रिंज से एमवी केंद्रीय दीप्त है, फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी सेंट्रल वाली फ्रिंज से कोई फ्रिंज की वो बोलना मेरा नंबर बोलना, जैसे 5th 6th 7 किस फ्रिंज की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डार्क वाली है और ये ब्राइट के लिए, ब्राइट और डार्क में सिर्फ इतना डिफरेंस कर लो कि आपको ये मालूम हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि आपको दूसरी कहना तो एम की वैल्यू कितनी 2 लेनी, तीसरी का एम की वैल्यू 3, चौथी का एम की वैल्यू 4, पांचवी का है, तो आप क्या करोगे, एम की वैल्यू 5 लेंगे, लेकिन अभी भी एक वर्ड आपके पास चल रहा है, पांचवी कौन सी चाहिए आपको, दीप्त की अदीप्त, दीप्त की अदीप्त, जैसे उसने कहा पांचवी आपसे अदीप्त फ्रिंज की दूरी याद करो, तो आप अदीप्त वाला लगाओगे बेटा, तो आपको वहां पर एक एक्सपेरिमेंट देंगे आपको, जैसे ये है, ये क्या आपकी सिल्ट है बेटा, तो सिल्ट की ये डिस्टेंस दे रहा है कि 0.4 है, मैंने डिस्टेंस को लिख दिया, सिल्ट से पर्दे की दूरी 2 मीटर है, और जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसके एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस 10 से कन्वर्ट करते हैं मीटर में, और मैंने 3 जीरो को हटा के 10 की पावर माइनस 7 मीटर कर लिया। अब यहाँ पर जो आपका 0.4 था, इसको भी 10 की पावर माइनस 3 मीटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अधिक पूछा ना, अधिक पूछा, अधिक का फार्मूला, अधिक पूछे, अधिक का फार्मूला, तो यहाँ पर एक्स का जो फार्मूला अधिक के लिए है, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए है, वो चलेगा m-1/2 टी लैम्डा अपॉन में टी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एम की वैल्यू रख दो बेटा, ठीक है। एक्स ऐसे रहेगा, एम कौन सी पांचवी करे ना, पांचवी कहे तो 5 रखो, चौथी कहे 4 रखो, तीसरी कहे 3 रखो, जो कह दें, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 5-1/2, और डी की वैल्यू कितनी 2 है, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू जो है 4 इंटू, इस पॉइंट को हटा के बेटा पावर कन्वर्ट कर दे रहे, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 थी, और 4 पावर ऊपर गई पॉजिटिव हुई बेटा, और नीचे क्या बचा आपका 4, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 अपॉन में 2 बचा है, और 10 की पावर माइनस 3 यानी 13.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ऐसे निकल जाएगा पॉइंट, आगे चाहो तो यहाँ से लगा देंगे तो पावर ही कम हो जाएगी, बात सुन आ रही है। अब कभी कभी क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चंस को समझिए, वो किसी डार्क फ्रिंज के लिए करा, यानी डार्क फ्रिंज के लिए, जैसे तीसरी डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है, तीसरी का लेना बेटा, एन की वैल्यू 3 लेंगे, और उसकी जो चौड़ाई है वो एक्स, एम की जो वैल्यू है वो कह रहा है 4.5 mm थी, कितनी थी 4.5 mm थी, ये किसके लिए है, डार्क वाले के लिए, दीप्त के लिए है, ठीक है बेटा, दिख रहा है। और अदीप्त के लिए अगर पूछेंगे आपसे, तो अदीप्त में क्या करो, अदीप्त की अगर पांचवी फाइंड करो, तो पांचवी के लिए कितनी एक्स की वैल्यू होगी, यानी दूरी कितनी होगी, तो एक दीप्त है और एक अदीप्त है, आपको दोनों फार्मूले अप्लाई करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई, पहले ही आपने चार्ज फार्मूला लगाया, इसमें आया एम डी लैम्डा वन में स्मॉल डी, और ये बन गया x1 x2 के फॉर्म में, यहाँ आ गया m-1/2। अब यहाँ क्या देखने क्या मिल रहा है आपको, कि वैल्यू केवल नंबर दे रहा है कि तीसरी दीर्घ फ्रिज की चौड़ाई इतनी है, पांचवी अधिक फ्रिज की चौड़ाई कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं दिया, आप एकदम डिवाइड कर दो, तो ऐसे देख x1/x2, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी बेटा, m की वैल्यू 3 थी, d लैम्डा अपॉन में d, और इस वाले में 5 थी, यहाँ भी क्या गया d लैम्डा अपॉन d, तो इनका स्वभाव क्या बचा ऊपर 3, 5 2 10 1 9/2, 2 मिनट के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर x1/x2 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2/3 आ गया, और x1 कितना था आपने 4.5 अपॉन x2 फाइंड करना है, तो 2/3, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 4.5 इंटू 3 अपॉन में 2,
कैलकुलेशन कर लेना बेटा, जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, कोई तरीका समझ में आया? दी थी और अधिक थी पूछ रहे थे, आपने दोनों फार्मूले एक साथ अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब कभी कभी बेटा ये क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देते हैं कि सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी जो है, ठीक है, सिल्टों के बीच की दूरी अधिक कर दिया है और सिल्ट से पर्दे की दूरी क्या दुगनी कर दिया है। यानी सिल्ट के बीच की दूरी पहले लेट करो, d1 इज इक्वल टू टी, लेट करो। अब वो कह रहे हैं इसको दुगना कर दें, तो आप कह दो 2d, कह रहा आधी कर दें तो d/2 कर दो, चौथाई का d/4 कर दो, और जो पर्दे वाली दूरी है वो कह रहे हैं दुगनी कर दें, तो d1 को d लेट करेंगे तो d2 कितना बचेगा, 2d। अब पूछा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कुछ दिया नहीं, वर्ड में बोल रहा है कि सिल्टों के बीच की दूरी को आधा, पर्दे तक की दूरी को दुगना कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो आपका ये फार्मूला जो था W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, इस फार्मूले को W1 W2 में कन्वर्ट कर दिया, तो T आपको मालूम है, तो ये D मालूम है, लैम्डा बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने ऐसे बना दिया D1 लैम्डा अपॉन में D1 और यहाँ D2 लैम्डा अपॉन में D2, तो आपका बचा क्या बेटा, D1 D2 अपॉन में D2 D1, W1 अपॉन W2, D1 कितना था मेरे पास, कैपिटल D1 D, और D2 कितना था, D/2, और ये बना अपने पास D1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर D2 D1 D2 D2 कितना बेटा 2D, और D2 कितना था D1 D था, D से D कैंसिल हो गया, ठीक है, D से D कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 1/4, तो यहाँ से W2 निकालेंगे बेटा, तो W2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 4W1 यानी 4 टाइम हो जाएगा। अगर ऐसा कर दोगे आप कि सिल्टों के बीच की दूरी आधी कर दिया, पर्दे तक की दूरी दुगनी कर दिया है, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो 4 गुनी हो जाएगी। बात क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, फ्रिज थी अपने पास, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल है बेटा, सीरीज है ये सारी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज, और कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, इतनी सीरीज है बेटा अपने पास। अब इनमें हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, लाइमन ने क्या करा, फार्मूला दिया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। बामर ने क्या दिया, बस 1 दिया 2 कर दिया, बाकी सब ऐसे रहा, आर ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या करा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, ब्रैकेट में कर दिया 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या करा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और फुल ने क्या कर दिया, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये 5 सीरीज है मेरे पास, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इनमें जो कहते हैं ना तीसरी फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज की दूरी, चौथी, तो यहाँ पर जो बोलेंगे कौन से बोले, जैसे रेखा की बात करते हैं, कौन सी रेखा है, तो इसमें n की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 4 5, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है बेटा, ये कौन सी है, सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। लेकिन अगर इसके रखें तो इसकी n की वैल्यू 2 से 2 3 सॉरी 3 से चालू होती है, 3 4 5 6, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन है। और इसके लिए आप चालू करो n की वैल्यू 4 5 6 7, तो इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो 5 6 7 8 इतना है लिखा हो तो उसे जस्ट बड़ा करते बिठा, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। और इसके लिए इनकी वैल्यू आएगी 6 7 8 9, ये इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। यानी जो कहते हैं ना दूसरी रेखा क्रम धरेगा तो तीसरी रेखा क्रम धरेगा, उसको सेकंड लाइन की वेवलेंथ, थर्ड लाइन की वेवलेंथ ऐसा कहते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप पढ़ कौन सा है। अब लाइनमैन पढ़े, लाइनमैन के लिए सेकंड लाइन थर्ड है, इनके लिए थर्ड सेकंड लाइन कौन सी, फोर्थ है। तो ये आपका एन की जो वैल्यू वो मालूम है, सारी वैल्यू कितनी एन की है वो आपको बता रहा बेटा, ठीक है, कि किस लाइन के लिए निकालनी है। यहाँ क्वेश्चन के लिए पीछे नहीं पढ़ना आपको, बस ये बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो किस लाइन के लिए करनी है। और दूसरी बात, आर जो नेटवर्क निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.097 इंटू 10 की पावर 7।
हर एक कॉन्सेप्ट है। बाकी तो बेटा आपको ये बोल लेना हो ना, जैसे आपको कहते हैं लाइमन की सेकंड लाइन की वेवलेंथ फाइंड करो, तो सेकंड लाइन का मतलब है आपने n की वैल्यू कितनी लाइमन के लिए 3 ली और यहाँ 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर नॉर्मल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी, इसको सॉल्व कर दिया गया बेटा। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ टाइप को समझिए, क्वेश्चन पे मत चलिए, क्वेश्चन किस टाइप में सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कोई एटम है आपका, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों मालूम है। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों मालूम है, द्रव्यमान। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, ये बनता है प्रोटॉन, इन दोनों को जब माइनस करें न्यूट्रॉन के नंबर फाइंड करते हैं। जैसे आपको प्रोटॉन के नंबर चाहिए कि नंबर प्रोटॉन के कितने हैं, तो ये जो यहाँ एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हमने 9th वगैरह पढ़ा वो Z इक्वल टू P। ठीक है, बेस पे Z इक्वल टू E इक्वल टू P, तो इसका P कितना आ गया। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेटा, वो इन दोनों को माइनस करने पड़ते हैं, 12 माइनस 6 यानी 6 आ गया, बस इतना ध्यान रखिए। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास को m लिख के p, और न्यूट्रॉन के मास को m नीचे सफिक्स में n दे दिया गया। अपनी बेटा थिंकिंग है, लेकिन एक बुक में नहीं लिखा, आपको अपने बेस पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मास डिफेक्ट निकालेंगे लोग, क्या निकालेंगे सबसे पहले, द्रव्यमान क्षति, यानी मास डिफेक्ट फाइंड करने जा रहे हैं, डेल्टा m फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इन्होंने दे रखा है, ये है एटॉमिक नंबर, अगर ना गिवन हो तो यही एटॉमिक नंबर ले लेते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास कितने बेटा 6, और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0081 प्लस ये भी 6 है 1.0090, और माइनस ये दिया 12.0038। अगर ये दोनों कॉमन हो रहा है तो कॉमन नहीं, कोई कभी कोई क्वेश्चन मिल जाता है कॉमन नहीं होता है। ठीक है, जब कॉमन नहीं हुआ तो अब इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, उसका ऐड कर लो। अगर कॉमन हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1.0081 प्लस 6, सॉरी 1.0090 माइनस 12.0038। अब ये आपका 6 इंटू 1, ठीक है, माइनस 12.0038। अब 6 का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 1 जा 42, 6 1 जा 6, 4 10, और 6 2 जा 12 पॉइंट इतना किया, और यहाँ 12 पॉइंट कितना बेटा 0038। ठीक है, और इससे करेंगे 16 माइनस 8 8, और 10 माइनस 3 7 9 0.0, ऐसे ही कुछ आ जाए बेटा। कैलकुलेशन ठीक करते रहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आंसर है ये आपका मास डिफेक्ट आ गया डेल्टा एम। ये वैल्यू पर मत जाइए, आप इस पर चलिए। अब तरीका आपको क्लियर होगा कि किस टाइप में निकालना। मास डिफेक्ट निकल आएगा तो आपसे पूछेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, क्या पूछेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला होता है B इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931। तो डेल्टा M कितना अपने पास बेटा, वो आ गया 0.0978 इंटू 931। ठीक है, इसका आंसर कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करा कितना है 91.9828 MeV। ये क्या है, बंधन ऊर्जा है, ये नहीं बाइंडिंग एनर्जी निकल आई। कभी कभी पूछते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करना होता है, सिर्फ आपको ये न्यूक्लियन, ये बेटा नंबर, ये न्यूक्लियन जो एटॉमिक मास होता है यानी परमाणु भार होता है वही बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना बेटा, ये कर देना है। जैसे उन्होंने पूछा बंधन ऊर्जा पर प्रति न्यूक्लियन क्या कीजिए, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है। तो वहां पर क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ऊपर लिखनी बाइंडिंग एनर्जी और नीचे नंबर ऑफ न्यूक्लियन की संख्या। ठीक है, न्यूक्लियन की संख्या। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है अपने पास, बाइंडिंग एनर्जी निकली 91.9828, और जो न्यूक्लियन थे 12 थे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 12 से डिवाइड करेंगे 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा।
7.6 MeV, ये भी कुछ ऐसे आ जाएगा 7.6 समथिंग कुछ आ जाएगा बेटा, ये भी एक आंसर आ गया। अब एक रिएक्शन टाइप आते हैं, दो टाइप के, लॉन्ग में जाएगा बेटा, अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का, और एक ये रिएक्शन टाइप वाले होते हैं कि इधर भी अमाउंट दिया इधर भी अमाउंट दिया। अब कई बार क्या होता है कि इनके मास दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं, मास, तो हमें पहले इनका मास और इनका मास ऐड करना पड़ेगा, फिर इनका मास हमें मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो मास बड़ा वो छोटे मास को माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा डेल्टा एम, फिर उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ही तक निकालना पड़ता है। बात सुना रही है, दो सब्सटेंस यहाँ दिए हैं, इन दोनों का टोटल मास निकाल लो, यानी इसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान को जोड़ लो, बुक में अलग से लिखा होगा, और इसके द्रव्यमान में अगर 2 लिखा तो 2 मल्टीप्लाई, 3 लिखा 3 मल्टीप्लाई, नहीं लिखा तो यही नहीं, इसका मास मिल जाएगा। दोनों के मास को माइनस कर दो, जैसे मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये मास और ये मास दोनों माइनस कराया तो डेल्टा निकला है, फिर 931 से गुणा कर देना आपको निकलेगा। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन ये नोट करा तो इसमें क्या बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है, किसकी दे रखी है, 1h2 ड्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर ये अपने पास ये बना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे डायरेक्ट एनर्जी, जब निकालेंगे तो 2 इंटू 1h2 की ऊर्जा माइनस ये 2He4, ये हीलियम का सिंपल बेटा, तो यहाँ पर लिखिए 2He4 की बंधन ऊर्जा, तो यहाँ पर 2 इंटू इसकी एनर्जी थी 2.2 माइनस 2.8, तो यहाँ पे 2 टू 4 माइनस 2.8 1.6, जिसमें दिया एमईबी दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने क्या बताया आपको, अगर इसका मास दिया होता, इसका मास दिया तो मास जोड़ के लेते, फिर उसको घटाया करते। और एक ये यहाँ पर है जहाँ पर किसी एलिमेंट का मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम दिया है, जैसे 3 kg, अगर ग्राम में दिया हो, सपोज करो कि आपको 3 ग्राम होता, तो ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करते 10 की पावर माइनस 3 से इंटू करके, फिर यहाँ पर सी की वैल्यू फिक्स होती है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पर ई का जो फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, यहाँ पर भी बंधन ऊर्जा निकलती है बेटा, जिसे नॉर्मल ऊर्जा भी कह सकते हो, ऊर्जा ई यानी एनर्जी का फार्मूला क्या है, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, तो ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऐसे नहीं बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 16, तो 9 3 या 27 और 10 की पावर 13 क्या गई जूल। ठीक है, अगर आपको ईवीएम चाहिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करिए, एमईवीएम चाहिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड करिए। ऐसे आपको बेटा कन्वर्ट करने आने चाहिए, कैसे कैसे आपको कन्वर्ट करना है, मैंने लगभग फिजिक्स सेकंड के सारे बता दिए हैं। अब आप इसको केयरफुली समझिए बेटा, और फिर चैप्टर में प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि केवल करने से नहीं होगा, हर टाइप के 2-2 3-3 करके देख लीजिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाई है, प्रैक्टिस बढ़ाई। जैसे मैंने कहीं कैलकुलेशन छोड़ दी, ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन तब जब करेंगे तभी तो पावर बढ़ेगी बेटा, नहीं क्वेश्चन देखने से नहीं आएंगे, क्वेश्चन करने से आएंगे। ठीक है।